हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और क्लेरिकल मेंस दोनों में कंप्यूटर सेक्शन पूछा आएगा। आपको यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस मॉक के जो मॉक टेस्ट हैं वहां से मैंने पिक किए हैं। आप अगर ऐसे और भी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और पहला फ्री टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। इसमें आपको मेन्स लेवल के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये कंप्लीटली फ्री भी है। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है वो इंटरनेट पर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा से संबंधित होता है। तो देखो दोस्तों, जब हम इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात कर रहे हैं, मेल करने का मतलब है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में आप डेटा को ट्रांसफर करो, मेल करो। मेल में जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है वो भी आपकी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। हो सकता है कि उसमें पिक्चर्स हो, अलग डेटा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो एक जगह से दूसरे जगह के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये है, किसका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सटीक बैठेगा? जो वर्ल्ड वाइड वेब www, यह है वेब सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, बिल्कुल राइट आंसर ये बैठेगा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जो हमारा इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है, जो बीच में पत्राचार हो रहा है, दैट मीन्स कि जो ईमेल वर्क कर रहा है वो आपका कम्युनिकेशन सर्विसेज में आएगा। ठीक है, देखो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज अलग चीज़ है। इंफॉर्मेशन जब हम रिट्रीव करते हैं ना, वो चीज़ अलग है। जैसे हमने कहीं पर कोई क्यूरी अप्लाई की और वहाँ से डेटा हमारा निकल कर आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे कंप्यूटर टर्म्स में, जब आपका कोई रिजल्ट अनाउंस होता है तो आप वहाँ पर अपना रोल नंबर वगैरह डालते हो और आपने जो क्यूरी दी उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलकर आ रही है, ठीक है, जो रिट्रीव हो रही है वो आपकी क्यूरी के बेहाफ पर आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ पर बात इलेक्ट्रॉनिक मेल की हो रही है, तो सबसे सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? कम्युनिकेशन सर्विसेज। ओके, अब यहाँ पर कुछ डिटेल भी लिखी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपको जब आप मॉक बनाओगे तो मॉक में हर क्वेश्चन एमसीक्यू में डिटेल आपको मिलेगी इसी फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पर लिखा है, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो इतना भी टाइम नहीं होगा पढ़ने का, लेकिन फिर भी इन पॉइंट्स को अगर आप पढ़ लोगे तो इससे आपको एक दो और भी पॉइंट्स अच्छे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, देखो ये आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू व्यू द पेज और मेक एडजस्टमेंट बिफोर एनी डॉक्यूमेंट गेट प्रिंटेड इन एमएस वर्ड। मतलब ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में किसी भी दस्तावेज को के प्रिंट होने से पहले जब हम उसकी पूरी चीज़ों को, रूपरेखा को देख लेते हैं तो उसके हम कौन सा विकल्प का उपयोग करते हैं। दोस्तों ऑब्वियसली हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसके अंदर प्रिंट लेने से पहले जब आप उसको प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो आपको हर एक उसका लेआउट दिख जाएगा कि प्रिंट होने के बाद में इसकी फॉर्मेटिंग कैसी होगी, इंटेंट कैसा होगा, कौन सा चीज़ कहाँ पर प्लेस होगा। ऐसा तो नहीं कि इमेज हमने यहाँ लगाई कहीं इधर पहुँच गई होगी, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई दे जाएंगी। ओके, ये भी आपको डिटेल फॉर्मेट में बताया गया है कि स्टेप 1 में फाइल को ओपन करो, फिर आप ऑफिस बटन पर जाओ, फिर प्रिंट जो आएगा वहाँ पर, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू। तो ये किस तरीके से दिखता है ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ये क्वेश्चन आप देख लो, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय जो है हमें देता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम इन एमएस एक्सेल। तो देखो दोस्तों, एमएस एक्सेल में जब आप कभी भी नाउ लिखते हो, ठीक है, ये आपको जो है करंट डेट एंड टाइम जो है वो देता है। लिखने का तरीका कैसा होता है? जब आप फंक्शन में जाओगे तो आप लिखोगे NOW और ये ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, तो जैसे आपको करंट डेट बता देगा। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में देगा 9/14/2021 और इसके बराबर में जो टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो टाइम आपका यहाँ पर लिखा होगा। तो ये वाली पूरी जो रिटर्न वैल्यू है ये आपको इसी फंक्शन से मिलती है। तो हमसे एग्जामिनर भी यही पूछ रहा है कि हमें करंट चाहिए, डेट एंड टाइम। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आप थोड़ी सी डिटेल साथ में पढ़ते रहना। मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया पॉज करके, इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्पेसिफिक एड्रेस एसोसिएटेड विद ईच वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। ठीक है, मतलब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर प्रदर्शित प्रत्येक जो वेब पेज होते हैं उनसे जुड़े विशिष्ट एड्रेस को
संदर्भित करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये होता है दोस्तों आपका URL, ठीक है, जिसकी हम लोग फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। जो आपका URL होता है ना, इसके बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है ये आपका दोस्तों होता है प्रोटोकॉल डिजिग्नेशन, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट है वो आपका होता है एड्रेस बोलते हैं, या फिर हम इसको हॉस्ट नेम भी बोल देंगे, ठीक है। जो हॉस्ट नेम है या फिर जो आपका एड्रेस है, वो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है वो आपका होता है जो आपकी फ़ाइल है और जो रिसोर्स है उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कहाँ पर वो फाइल है। तो इसको हम लोगेंगे फाइल लोकेशन या फिर रिसोर्स लोकेशन, ठीक है। तो ये हमें पता भी होनी चाहिए, कई बार डीप में क्वेश्चन हमसे पूछ लिया आता है। और इसमें हर एक चीज़ का अलग अलग मतलब होता है। जो आपका प्रोटोकॉल है, जो मैंने अभी आपको बताया PD, दैट मीन्स कि जो प्रोटोकॉल डिग्नेशन है ये हमें ये बताता है, जो फर्स्ट पार्ट है ये आइडेंटिफायर होता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ओके। और जो आपका ये एड्रेस होता है, जो आपका हॉस्ट नेम या फिर हम इसको एड्रेस कहते हैं, ये बेसिकली क्या करता है कि जो डोमेन नेम है, ठीक है, वो ये बताएगा कि कौन से सर्वर से डेटा हमारा फैच होकर जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर होती हैं। और जो फाइल है लास्ट वाला पोर्शन, ये आपका URL और जो पाथ बताता है कि कहाँ पर डॉक्यूमेंट आपका है, ठीक है। तो जो फाइल की लोकेशन है वो ये वाली चीज़ होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जब आप कोई भी MCQ बनाओगे तो सब में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और साथ में 1 to 10 आप MCQs बना भी सकते हो, ये आप पूरे मॉक बनाकर, ठीक है। सब में 40-40 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो पहला जो फ्री टेस्ट है इसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस आपको लेकर आऊँगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपके 40 क्वेश्चन होंगे, लगातार ये पार्ट आते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहा है सेशन, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा सब कुछ लग रहा है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है विद रेफरेंस टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इटैलिक ऑप्शन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज इन MS वर्ड, ठीक है। हमसे यहाँ पर दोस्तों पूछा रहा है कि जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसमें हम इटैलिक यूज़ करते हैं ना, तो ये आपका MS वर्ड में कौन सी श्रेणी में आएगा। ऑब्वियसली ये फॉन्ट का स्टाइल होता है, तो ये आएगा दोस्तों फॉन्ट के स्टाइल में, ठीक है। अब देखो फॉन्ट के स्टाइल कौन से होते हैं, एक आपका रेगुलर होता है, एक आपका इटैलिक होता है, ठीक है, एक आपका बोल्ड होता है और एक आपका बोल्ड इटैलिक होता है। तो ये आपके फॉन्ट के जो स्टाइल हैं वो होते हैं, तो आपको ये सभी पता होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर कुछ डिटेल लिखा है, आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है बाय डिफॉल्ट इन MS 2013 द फॉन्ट ऑफ ईच न्यू डॉक्यूमेंट इज सेट टू कैलिबरी नॉर्मल, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि अगर हम बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की बात करें तो कौन सा जो है सेट होता है, तो ये आपका कैलिबरी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 216 फॉन्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल में अवेलेबल हैं, और जो प्रोफेशनल प्लस और साथ में जो 68 फॉन्ट हैं वो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट होम में होते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब हमें कोई भी फॉन्ट को चेंज करना है तो हमें उसी हिसाब से शॉर्टकट की भी यूज़ करनी पड़ती है। कई बार हम लोग Ctrl+B यूज़ करते हैं तो बोल्ड हो जाता है, Ctrl+I यूज़ करते हो तो आपका इटैलिक हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ओपनिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज फॉल्स इन MS वर्ड 2007। मतलब लिखा निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2007 में पहले से मौजूद दस्तावेजों को खोलने के संदर्भ में जो है गलत है। ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। देखो आप ध्यान से देखो, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन और ओपन, तो इससे आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाती है, तो ये तो चलेगा। फिर लिखा है शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट इज Ctrl+O, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी एप्लीकेबल होता है। तीसरा लिखा आफ्टर क्लिक ऑन ओपन, जब हम ओपन पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमारी जो विंडो ओपन होती है उसमें हम जाकर डबल क्लिक करते हैं किसी फाइल पर, जैसे लिखा है ABC डॉट, आपकी कोई फाइल है, ठीक है। या फिर आप देखते हो कि आपने डायरेक्टली MS वर्ड के अलावा आपने विंडो ओपन कर ली, और विंडो ओपन करने के बाद में आपके पास किसी फोल्डर में ABC डॉट जो DOC फाइल है, आप उस पर डबल क्लिक करोगे, 2 बार क्लिक करोगे तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, ठीक है। और एक तरीका क्या होता है कि हम Ctrl+A ओपन करेंगे, उसके बाद हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है।
इसमें लिखा है डी में क्या लिखा है, शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट इज Ctrl+M। ये नहीं होता है दोस्तों, Ctrl+M का जो यूज़ है वो हम इंटेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये इंटेंट क्या होता है, जैसे आप सपोज करो किसी भी आप पेज में काम कर रहे हो, तो आपने जब Ctrl+M प्रेस करोगे तो आपका कर्सर यहाँ होगा, फिर वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर आप थोड़ा और भी एक बार दबाओगे, फिर यहाँ से आप लिखना शुरू कर दोगे, फिर आप दबाओगे एक बार यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे। तो Ctrl+M जो है वो आपका इंटेंट को आगे बढ़ाता है, जितने बार आप उसको प्रेस करोगे। पहली बार करोगे यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी बार करोगे इतने गैप देकर और आगे आ जाएगा, फिर तीसरी बार में थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू कट डेटा फ्रॉम अ सेल इन MS एक्सेल। मतलब दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो MS एक्सेल में किसी भी सेल से डेटा को कट करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। देखो किसी भी सेल में कोई डेटा लिखा है, जैसे सपोज कर लो लिखा है ओके, ठीक है, तो आपको इसको कट करना है, तो आप क्या करोगे, Ctrl+X, इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पहली क्या काम करता है, ये क्या करता है कि जो सेल के अंदर डेटा लिखा है इसको पहला काम तो ये कट कर देगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करेगा कि जो क्लिप बोर्ड होगा, ठीक है, जहाँ से आप दोबारा से पेस्ट करोगे इन्फॉर्मेशन, तो क्लिप बोर्ड में ये फाइल को वर्चुअली थोड़ी देर के लिए सेव करके रखता है, और उसके बाद में जब आप इसको पेस्ट करते हो कहीं पर, ठीक है, तो आप कहीं पर भी इसको रेडी टू यूज़ के लिए ये वाली फाइल आपकी रहती है, ठीक है, ये वाला डेटा आपका रहता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा Ctrl+X हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। आप थोड़ा सा डिटेल्ड यहाँ पर जरूर पढ़ लेना एक बार अगर आपको टाइम लगे, बाकी मैं चीज़ों को समराइज करके आपको एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एड्रेस ऑफ द करंट सेलेक्शन और एक्टिव सेल इन MS एक्सेल। मतलब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से हम निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय चयन का जो सेल है उसका एड्रेस को दिखाता है। मतलब जो एक्टिव सेल है उसको कौन दिखाएगा, तो उसको ऑब्वियसली हमें दिखाता है नेम बॉक्स, ठीक है, नेम बॉक्स। अब देखो नेम बॉक्स क्या है, जैसे सपोज करना कि आप एक्सेल में काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसे करके समझना। तो जैसे हम देखते हैं कि इस साइड में हमारे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4। अब आपने इधर देखा होगा, इधर क्या होता है, A है, B है, C है। तो अगर मैं इस सेल की बात करूं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार क्या लिखा होता है A2, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हैं तो ये लिखा होगा B1। तो ये क्या है, जो हमारा एक्टिव सेल है, ठीक है, उसके एड्रेस को जो दिखाने का काम है वो कौन करता है, नेम बॉक्स करता है। ये चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए और आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन MS वर्ड इज यूज टू कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ, ठीक है। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा है फॉलो, ये URL लिखा है https://www.practicemock.com। तो इसके जो बैकग्राउंड में ये कलर येलो यूज हो रहा है, ठीक है, ये वाली चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये होता है दोस्तों टेक्स्ट का हाईलाइट कलर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ओके। तो हम किसी भी टेक्स्ट जो हमारा है उसके बैकग्राउंड को अगर हम हाईलाइट करने के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का हम यूज़ करेंगे, ओके। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC, अ फील्ड ऑफ ईमेल हेडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम जब कभी भी कोई ईमेल लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें ऑप्शंस होता है हम CC में डाल दें और हम BCC में डाल दें। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन हमसे पूछा रहा है कि BCC इसका जो है पूरा जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। ये होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखो ब्लाइंड कॉमन कॉपी है, यहाँ पर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना कि जो CC है उसका मतलब हो गया कार्बन कॉपी है। जब हम किसी को CC में मेल लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने मेल लिखा CC में डाल दिया, तो वो प्रॉपर जिसको हमने सेंड किया है मेल वो देख सकता है कि हमने CC में किसको रखा था। लेकिन जो BCC में अगर हमने किसी को रख दिया, तो जैसे आपने A से B के पास मेल भेजा और जब आप A से B को मेल भेज रहे हो तो वहाँ पर आप BCC में किसी की ईमेल आईडी डाल दोगे, तो ये वाला जो A से B के पास मेल गया है ये BCC वाली ईमेल आईडी पर भी जाएगा, लेकिन B वाले बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि ये मेल किसी और को भेजा गया है। लेकिन अगर CC में रख देंगे तो पता लगेगा
कई बार आपने देखा होगा कि जब एक ऑफिस वगैरह के कल्चर में जब बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन करता है तो कई बार ये चीज़ें भेजी जाती हैं कि हमने इसको सीसी में रख दिया है, आप लोग आपस में सेटिंग कर लेना, इस मेल को कन्वे कर दिया है, ठीक है। या कई बार कभी किसी के ऊपर बहुत ही क्लोज आई रखनी होती है तो हम बीसीसी में उस चीज़ को डाल देते हैं कि वाली इन्फॉर्मेशन अब बॉस के पास भी जा चुकी है और ये इसको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो समथिंग ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके। तो यार थोड़ी सी आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको और बेटर वे में समझा दिया जाएगा। यहाँ पर ये लिखा है ना, व्हेन यू प्लेस ईमेल एड्रेसेस इन वीसीसी फील्ड ऑफ अ मैसेज दोज एड्रेसेस आर इनविजिबल टू द रेसिपिएंट्स ऑफ द ईमेल मेंशन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज टू अप्लाई द फॉन्ट कलर एंड साइज ऑफ अ टेक्स्ट टू मल्टीपल पीसेस ऑफ टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। दोस्तों बहुत काम की चीज़ है, हम इसको एमएस वर्ड में भी पावर पॉइंट में भी यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जब आप फॉर्मेटिंग करते हो उस समय पर इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख दिया, एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, ठीक है। मैंने इस वाले पैराग्राफ को फॉर्मेट कर दिया, ठीक है, इस मतलब इसकी मैंने फॉर्मेटिंग कर दी और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके की फॉर्मेटिंग इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, ठीक है, बोल्ड इटैलिक वगैरह। तो यही वाली चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर टूल का, ठीक है। तो ये कई बार आपसे पूछा आता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, फॉर्मेट पेंटर टूल, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर मस्ट बी अ पार्ट ऑफ एन ईमेल आईडी। यहाँ पर पूछा रहा है कि ईमेल आईडी का सबसे ज़रूरी जो हिस्सा है वो कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ ईमेल आईडी। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो इंडिकेट होगा @ के लिए। विदाउट दिस ईमेल आईडी हमारी पॉसिबल नहीं है, ये ईमेल आईडी में होना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि जब @ के बगैर कोई भी ईमेल आईडी जो है वो काम आपकी नहीं करेगी, ठीक है। इसेंशियल पॉइंट्स में @ हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप देखते होंगे कि एक कोई वैलिड ईमेल आईडी है, उसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जिस रिसिपिएंट को भेज रहे हो उसका नाम आपका हो गया, आपका ये वाला सिंबल है ये आपका यूज़ होता है, ठीक है। और आपने देखा है कि आपका टॉप लेवल डोमेन यूज़ होता है, जैसे .com यूज़ हो रहा है, .org यूज़ हो रहा है, ठीक है, .edu यूज़ हो रहा है, ठीक है। कई बार आपने .info देखा होगा। तो ये आपके जो टॉप लेवल डोमेन है ना वो आपके यूज़ होते हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से और भी पढ़ सकते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो ग्रामरली जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर एक ईमेल के साथ इंटीग्रेटेड होता है, आपके जो लोकल सॉफ्टवेयर हैं इनके साथ भी होता है। तो ग्रामरली जो है ये हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑब्वियसली है, वर्ड पैड भी है, एडब एक्रोबेट, ठीक है, ये और एक गूगल डॉक भी है। ये वाला आपको नया लग रहा होगा। देखो ये क्या है, बेसिकली ये दोस्तों पीडीएफ रीडर के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं एडब एक्रोबेट को, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, तो उसमें हमारा जो एडब एक्रोबेट टीसी है ये ऑप्शन जो है राइट होगा, क्योंकि ये हमारा नहीं आता है, बाकी सारे हमारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें देखो क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फार्मूला। एमएस एक्सेल फार्मूला अगर यूज़ किया था MOD ब्रैकेट 11,3, तो यहाँ पर क्या मिलेगा। देखो जब हम मैथ्स की बात अगर करें, ठीक है, तो मैथ्स में हमने देखा है कि हम मॉडुलस को यूज़ करते हैं, ठीक है, मॉडुलस। आपने कई बार देखा होगा कि मॉड भी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं जब हम रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। मॉड एक फंक्शन होता है जो हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 11,3 लिखा है, तो 11/3 यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ से ये फार्मूला क्या वैल्यू देगा, ये आपको ऑप्शन नंबर डी वाली वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। तो डिविजर जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डिवाइज़र की जब हम मदद से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलता है, उसी चीज़ की बात की जा रही है। और हमने मॉडुलो सुना होगा, मॉडुलस सुना होगा, तो ये दोनों चीज़ें आपकी यहीं से जो है मॉड वाली चीज़ से रिलेटेड है, ओके। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हो। इसमें कहा गया है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड। देखो
आपको इस सवाल का जवाब अपने आप से मिल जाएगा, थोड़ा सा आप जानते होगे। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, आप किसी एक वेबसाइट, आपके नाम की कोई वेबसाइट बनी है जिसमें एक पेज आपका होम पेज है, एक पेज आपका अबाउट अस पेज है, एक पेज आपका कॉन्टैक्ट अस पेज है। तो ये तीनों पेजेस का जो कलेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट। ठीक है, तो यही तो पूछा रहा है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, सारे रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक होम पेज है और एक हमने ट्विटर का पेज यहाँ पर लगा दिया। देखो ये रिलेटेड है आपस में और यही एक आपकी वेबसाइट होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हेयर। इसको देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये आपका दोस्तों कहा जा रहा है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड, सॉरी ये वाला हमारा हो चुका है अभी, ये है इन एन MS Excel, ठीक है, वर्कशीट द जूम स्लाइडर अपीयर्स एट द राइट कॉर्नर ऑफ द वर्कशीट। ये तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आपकी पूरी शीट होती है तो यहीं पर तो जूम वाला होता है, ऐसे लिखा होता है। ये आपका प्लस प्लस करते हो तो आगे बढ़ते जाते हो, माइनस माइनस करते नहीं चाहते हो, या तो इसको ही आप स्क्रॉल कर लेते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका होता है राइट में, कहाँ पर दोस्तों, ये आपका होता है बॉटम राइट में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बॉटम राइट में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे। ओके, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ सकते हो। और जो जूम है वो क्या है, आप देखते हैं कि जनरली जो है वो 100% आप कंटेंट आपको डिस्प्ले हो रहा होता है, लेकिन आप 10% तक इधर जा सकते हो, इधर आप 400 तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में पूछा रहा है कि URL का जो एक्रोनिम है उसका आप बताओ क्या है। ये तो अभी हमने यूज़ किया था। ठीक है, ये क्या होता है आपका, URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में देखना क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। इन MS वर्ड डिफरेंट लेटर्स ऑफ अ वर्ड कैन नॉट बी अ डिफरेंट फॉन्ट कलर्स। तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, रॉन्ग देखते ही लग रहा है कि ये वाला हमारा रॉन्ग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे लिखा है OKA बाई, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि O को आप अलग डिफरेंट कलर से, डिफरेंट जो फॉन्ट नेम है वो आप चूज़ कर लो। जैसे आपने एरियल ले लिया, और जो KA है यहाँ पर आप जो है कैलिवरी दूसरा यूज़ कर सकते हो। तो एक ही वर्ड के अंदर आप अलग अलग फॉन्ट जो है नेम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं कर सकते, तो ये तो गलत है, रॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो सेकंड वाला, इन MS वर्ड द शो हाइट कमांड बटन कैन बी यूज टू डिस्प्ले पैराग्राफ मार्क्स इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब MS वर्ड में शो हाइट कमांड का जो उपयोग करते हैं हम किसी दस्तावेज में पैराग्राफ मार्क्स प्रदर्शित करने के लिए, क्या आता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो ठीक है। तो यहाँ पर जो असत्य है वो क्या होगा, ओनली फर्स्ट वाला होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट वाला जो है ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लो। ठीक है, डिटेल थोड़ी सी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप देख सकते हो एक एक लाइन को। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी परफॉर्म टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल इन MS Excel वर्कशीट। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि MS Excel वर्कशीट में एक सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण यूज किया जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी कंटेंट आपका सेल में लिखा है, जैसे आप MS Excel की सीट में यहाँ पर हो। ठीक है, ये सेल के अंदर कोई भी कंटेंट आपने लिखा है, सपोज कर लो ओके लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको इसको एडिट करना है, तो उसके लिए आप क्या क्या यूज़ करते हो, लेफ्ट क्लिक ऑन द सेल वंस। ठीक है, कि सेल पर हम एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं, डबल क्लिक ऑन द सेल, सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस एंटर की। ठीक है, फिर लिखा है राइट क्लिक ऑन द सेल, नन ऑफ द एबव। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जब हमें इसको एडिट करना है तो हम क्या करते हैं, जाकर यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर कर्सर हमारा आ जाता है। फिर हम O में O हटा सकते हैं, K की जगह हम कुछ और कर सकते हैं, हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डबल क्लिक ऑन द सेल। इससे आप एडिट फीचर जो है वो आपका इनेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है, आपने डबल क्लिक कर दिया, उससे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, एक आपका और होता है कि आप जैसे वहाँ पर कर्सर ले जाओ, रख दिया, और जाकर आप बैक स्पेस से जाकर डिलीट करके आप डेटा को एडिट कर रहे हो। एक तीसरा क्या होता है कि आपने सेल को सेलेक्ट कर लिया
और जो आपका फॉर्मूला बार है वहाँ पर जाकर आप कुछ चीज़ लिखकर रिप्लेस कर सकते हो। तो ये 3 तरीके होते हैं जिनसे आप डेटा को एडिट कर लेते हो, ठीक है। तो पहला डबल क्लिक हो गया, दूसरा हम बैक स्पेस और डिलीट की का यूज़ करेंगे, तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका फॉर्मूला बार है वहाँ पर जाकर हम इसको सेलेक्ट, जो सेल है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। और एक और यहाँ पर क्वेश्चन, इसको भी हम एक बार कर लेते हैं। What is the keyboard shortcut to close the active window in MS Word? जब कोई भी एक्टिव विंडो अगर हमें क्लोज करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+W, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें वो भी आप थोड़ा सा देख लो। अगर मैं बात करूँ Ctrl+N लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ओपन द न्यू जो इंसर्ट टैब, ठीक है, पिक्चर शेप्स और जो हेडर्स और टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हम Alt+N का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, Ctrl+O, इसका हम यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। Ctrl+N क्या है, ये न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ करते हैं। देखो Alt और कंट्रोल इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। Alt क्या करेगा, अगर कोई भी टेबल है, ठीक है, वहाँ पर इंसर्ट टैब के लिए हम यूज़ करते हैं पिक्चर, शेप्स, हेडर्स और टेक्स्ट बॉक्सेस, इनके लिए हम यूज़ करते हैं Alt+N। और जो Ctrl+N होता है वो क्या करता है, वो आपका एक नया डॉक्यूमेंट, कोई भी नई विंडो, अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स, इनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो ये है Ctrl+W, ये आपका यूज़ करता है जो एक्टिव विंडो है इसको क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और Ctrl+Z कई बार हम लोग अंडो वगैरह यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और आप इन क्वेश्चंस को भी कर लो, क्योंकि अलग अलग जो मॉक टेस्ट हैं इसके अंदर आपको 40-40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और बाकी इस फ्री टेस्ट को जरूर बनाना, इससे आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सो गाइज प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बन सके।